मेरा नाम अर्जुन है। ये कहानी मेरी जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैंने कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिसे मैंने अपनी पूरी ताकत से ठुकराया, जिस इंसान को मैंने अपनी नफरत की आग में जलाना चाहा, लेकिन उसी इंसान ने मेरी जिंदगी को एक नया मतलब दे दिया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उस मासूम सी लड़की की है जिसने अपनी मुस्कान से मेरे अंधेरों को रोशनी में बदल दिया। बाहर बारिश तेज हो रही है और मुझे लगता है कि जब भी बादल इस तरह गरजते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या तुमने अपने किए की कीमत चुका दी। तो आइए मैं आपको अपनी पूरी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना पलट कर दिखाता हूँ। बात उस वक्त की है जब मैं बैंगलोर का रहने वाला एक साधारण सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मेरी दुनिया बस कोड, क्लाइंट्स और डेडलाइंस के इर्द गिर्द घूमती थी। मेरे माता पिता मूल रूप से बिहार के एक छोटे से कस्बे मधुबनी से थे, लेकिन नौकरी के सिलसिले में बैंगलोर में बस गए थे। उनके संस्कार और सोच आज भी पुराने जमाने की ही थी। मेरा एक बड़ा भाई है राघव। वो मुझसे 5 साल बड़ा है और पापा के कारोबार में हाथ बटाता था। हम दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। राघव हमेशा से एक आज्ञाकारी बेटा रहा, जिसने कभी घर वालों की किसी बात को नहीं टाला, और मैं हमेशा से एक बागी किस्म का इंसान रहा। मुझे अपनी मर्जी से जीने की आदत थी और किसी का मुझ पर कोई हक जमाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उस शाम जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो ड्राइंग रूम में कुछ अनजान चेहरे बैठे थे। हवा में एक अजीब सी मिठास और इत्र की खुशबू घुली हुई थी। मुझे देखते ही माँ के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने मुझे पास बुलाया और एक बुजुर्ग महिला से मिलवाते हुए कहा, अर्जुन, ये मिश्रा आंटी हैं मधुबनी से। तुम्हें याद है ना तुम्हारे बचपन की दोस्त रागिनी? ये उन्हीं की माँ है। मैंने हड़बड़ी में पैर छुए और सोचने लगा कि ये लोग अचानक यहाँ क्यों आए हैं। रागिनी, बचपन में हम साथ खेला करते थे, लेकिन स्कूल के बाद कभी कोई खास बात नहीं हुई। मैं अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा ही था कि पापा की भारी आवाज ने मुझे रोक दिया। अर्जुन, इधर बैठो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उनके लहजे की गंभीरता ने मेरे पैरों को जमीन पर गाड़ दिया। मैं सोफे पर बैठ गया। मेरा भाई राघव एक कोने में खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी सहानुभूति और साजिश दोनों झलक रही थी। पापा बोले, हमने फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी रागिनी से होगी। ये सुनते ही मानो मेरे सिर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। शादी रागिनी से? अचानक? मेरी तो अभी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। मैंने अपना करियर बनाने का सपना देखा था, दुनिया घूमने का इरादा था, और सबसे बड़ी बात, मैं तो एक लव मैरिज में विश्वास रखता था, और यहाँ तो सीधा अरेंज्ड मैरिज की बात हो रही थी, वो भी बिना मुझसे पूछे। मैंने तुरंत विरोध किया, नहीं पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे पापा ने मेरी एक न सुनी। उन्होंने कहा, ये शादी तय है। रागिनी के पिताजी और मैं बचपन के दोस्त हैं। यह रिश्ता हमने सालों पहले तय कर दिया था। अब वक्त आ गया है इसे निभाने का। मैं अवाक रह गया। बचपन में तय रिश्ता? यह कोई मजाक था क्या? मैंने गुस्से से कहा, आप लोगों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। यह मेरी जिंदगी है और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। यह कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पापा पीछे से चिल्लाए, ये हमारी मर्जी है और इस घर में वही होगा जो हम तय करेंगे। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी जंग से कम नहीं थे। मैंने खाना पीना छोड़ दिया, बात करनी बंद कर दी। मैंने राघव से भीख मांगी कि वो पापा को समझाए, लेकिन वो बोला, अर्जुन, पापा की बात मान ले। रागिनी बहुत अच्छी लड़की है और वैसे भी शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। मुझे लगा जैसे मेरा अपना भाई भी मेरे खिलाफ हो गया है। माँ आकर मुझे समझाती, भावुक हो जाती, कभी अपनी बीमारी का वास्ता देती तो कभी समाज की लाज का। मैं हर तरफ से घिर चुका था। आखिरकार उन लोगों के लगातार दबाव में मैंने हार मान ली। लेकिन मैंने अपने दिल में एक बात ठान ली थी कि मैं रागिनी का जीवन नर्क बना दूंगा। मैं उसे इस शादी की इतनी बड़ी सजा दूंगा कि वो खुद ही भाग जाएगी। शादी का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था, लेकिन मेरा दिल अंधेरों से भरा था। जब मैंने पहली बार रागिनी को दुल्हन के जोड़े में देखा तो मैं एक पल के लिए ठगासा रह गया। वो बेहद खूबसूरत थी। हल्का गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें और नथ से होकर गुजरती एक सुनहरी किरण उसके चेहरे को और भी निखार रही थी। लेकिन उसकी मासूमियत ने मेरे गुस्से को और भड़का दिया। वो बार बार घूंघट से मुझे देख रही थी और शर्मा रही थी। शायद उसने सोचा होगा कि उसे एक अच्छा पति मिल गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके ये सपने बहुत जल्द चकनाचूर होने वाले थे। रात हुई, सारी रस्में खत्म हो गईं। रागिनी मेरे कमरे में बेड पर दुल्हन बनी बैठी थी। उसके हाथों की मेहंदी गहरे लाल रंग की थी और पायल की झंकार कमरे की खामोशी को चीर रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने घूंघट में से ही मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी वो मासूम मुस्कान मुझे चाकू की तरह चुभी। मैंने जोर से उसके हाथ से घूंघट खींच लिया। वो चौंक गई। मैंने बेरहमी से कहा,
बहुत शौक था ना इस शादी का? बहुत खुश हो रही हो ना? वो डर गई और बोली, जी। मतलब? क्या हुआ? क्या हुआ? यही कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मैंने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। ये शादी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। वो सहम गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने और जोर से पकड़ लिया। देखो, मैंने उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, ये कमरा, ये रात, ये सब कुछ तुम्हारे लिए एक काला सच बनने वाला है। मैं तुम्हें हर पल ये एहसास कराऊंगा कि तुम इस घर में मेरी जिंदगी में एक अनचाही मेहमान हो। रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हिचकियां लेकर रोने लगी और बोली, लेकिन मैंने तो सोचा था। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने उसे बेड पर धक्का दे दिया और कहा, अब क्या सोचा था? यही न कि पति तुम्हें प्यार करेगा, गले लगाएगा। यह सब नहीं होगा, कभी नहीं। आज के बाद तुम मेरे लिए बस एक अजनबी हो। मैंने लाइटें बंद कर दी और खुद एक तरफ कुर्सी पर जा बैठा। अंधेरे में उसकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। मुझे अपने गुस्से पर एक अजीब सी संतुष्टि हो रही थी। मैंने सोचा, बस कुछ दिनों में ये लड़की खुद ही थक कर चली जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इसी सिसकी के पीछे एक ऐसी आग छुपी है जो मेरी पूरी जिंदगी को जलाकर राख करने वाली है। मैंने वो रात कुर्सी पर बैठे बैठे गुजार दी और जब सुबह हुई तो मेरी और रागिनी की जंग का आगाज हो चुका था। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि रागिनी वहीं बेड के एक कोने में सिमटी हुई सो रही है। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ दिख रहे थे। उसे देखकर मुझे जरा भी तरस नहीं आया। मुझे लगा, ये तो बस शुरुआत है। मैं उठा और फ्रेश होकर बाहर आ गया। माँ ने नाश्ते की मेज पर पूछा, अर्जुन, रागिनी कहाँ है? उसे भी बुला लो। मैंने रुखाई से जवाब दिया, सो रही है। उसकी नींद पूरी होने दीजिए। आखिर सपने तो बहुत देखे होंगे ना। मेरे लहजे का तंज साफ था। राघव ने मुझे घूरा, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब रागिनी उठी तो वो सीधे किचन में माँ की मदद करने चली गई। मैंने गौर किया कि वो बड़ी शांत और सलीके से काम कर रही थी। न चेहरे पर कोई शिकवा, न आंखों में कोई शिकायत। जब हम सब नाश्ते की मेज पर थे तो मैंने उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी ले ली। उसने अपनी प्लेट में खाना लिया और नजरें झुकाकर खाने लगी। मैंने अपना पैर बढ़ाकर जानबूझकर उसके पैर पर रख दिया और जोर से दबा दिया। वो चौंक कर पीछे हटी और उसकी प्लेट से खाना गिर गया। सबने उसकी तरफ देखा। वो घबरा कर बोली, सॉरी मेरे हाथ से। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं होता है, संभल कर रहा करो। मेरी मुस्कान के पीछे की बेरुखी सिर्फ वो समझ सकती थी। उसकी आंखें एक बार फिर भर आईं, लेकिन वो चुपचाप अपना खाना खाकर उठ गई। ये सिलसिला रोज का बन गया। मैं हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। कभी उसके खाने में नुक्स निकालता, कभी उसके कपड़ों पर तंज कसता और कभी उसके पहनावे पर। रागिनी का एक ही जवाब होता था, खामोशी। वो न तो कभी जवाब देती, न ही मेरी शिकायत किसी से करती। वो पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती, माँ के साथ किचन संभालती, पापा की दवाइयों का ध्यान रखती और राघव की पसंद का खाना बनाती। मेरी माँ उसकी सादगी और काम के प्रति लगन से बहुत खुश थी, लेकिन मैं उसकी इसी खूबी को अपनी हार मानता था। मैं चाहता था कि वो घबराकर कोई गलती करे ताकि मुझे उसे भगाने का बहाना मिल जाए। एक महीना बीत गया। राघव की पत्नी नेहा, जो कि रागिनी की बड़ी बहन थी, उस वक्त अपने मायके गई हुई थी। मेरे माता पिता ने यह रिश्ता एक खास मकसद से किया था। वो चाहते थे कि दो बहनें एक ही घर में रहें, जिससे घर में तालमेल और प्यार बना रहे। राघव की शादी नेहा से 2 साल पहले हुई थी और वो इस फैसले से बेहद खुश था। लेकिन मेरे लिए ये एक और साजिश थी। मुझे लगता था कि मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए। एक दिन मैंने पापा से कह भी दिया, आप लोगों ने मेरा सौदा कर दिया। एक ही घर से 2 बहनें लाकर आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर ली, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पापा ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। रात का वक्त होता तो रागिनी बड़ी बेचैन हो जाती। वो धीरे से कमरे में आती, अपना तकिया उठाती और जमीन पर बिछाकर सो जाती। मैं कभी कभी जानबूझकर जोर जोर से खर्राटे लेता, तो कभी चलते चलते उसके ऊपर से पैर रखकर निकल जाता। वो जाग जाती, लेकिन एक शब्द नहीं बोलती। उसकी ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर जला रही थी। एक रात मैंने तय किया कि आज मैं हद पार कर दूंगा ताकि वो खुद ही भाग जाए। मैं ऑफिस से आया तो वो किचन में खाना बना रही थी। मैं चुपके से उसके पीछे गया और उसे कमर से जकड़ लिया। वो बुरी तरह चौंक गई और चिल्लाने लगी, छोड़िए मुझे प्लीज। लेकिन मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। तभी माँ की आवाज आई, क्या हुआ रागिनी? वो तुरंत चुप हो गई और बोली, कुछ नहीं माँ, बस चूल्हे पर हाथ रख दिया था। मैंने उसे छोड़ दिया। मैं हैरान था कि उसने मेरी शिकायत नहीं की। मेरा ये व्यवहार दिन ब दिन बढ़ता गया। एक शाम जब सब लोग छत पर बैठे थे, मैंने रागिनी को अपने कमरे में बुलाया। वो डरती हुई आई।
मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसे दीवार से लगा दिया। मैंने कहा, देखो, मैं इस शादी को तोड़ना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी मर्जी से यहाँ से चली जाओ तो अच्छा रहेगा। वो कांपते हुए बोली, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं वापस जाऊंगी तो उनकी इज्जत का क्या होगा? मैंने गुस्से में उसका गला दबा दिया। तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है, मेरी जिंदगी का क्या? उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वो मुझे धक्का देकर भाग खड़ी हुई। वो सीधे अपनी बहन नेहा, जो अब वापस आ चुकी थी, के कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। नेहा ने उसे शांत कराया और पूछा, क्या हुआ? लेकिन रागिनी ने कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, दीदी, मुझे आपके पास ही सोना है। नेहा ने राघव को इशारा किया। राघव मेरे पास आया और बोला, अर्जुन, तू ये क्या कर रहा है? वो तेरी पत्नी है, कोई खिलौना नहीं। मैंने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। तुम लोगों ने जबरदस्ती की, अब भुगतो। राघव का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उस रात से रागिनी ने मेरे कमरे में आना बंद कर दिया। वो या तो नेहा के कमरे में सोती या फिर बाहर ड्राइंग रूम के सोफे पर। मैंने सोचा, चलो, मेरी तरकीब काम कर गई। अब वो खुद ही दूर हो गई है, लेकिन एक बात थी जो मुझे खाए जा रही थी। उसके चेहरे पर न तो मेरे लिए नफरत थी, न ही कोई गुस्सा, बस एक अजीब सी उदासी थी जो धीरे धीरे मेरे ही जहन में घर करने लगी थी। एक रात मैं बहुत देर से ऑफिस से लौटा। घर में सब सो रहे थे। मैंने देखा कि रागिनी ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटी है। बारिश तेज हो रही थी और हवा से खिड़की खुल गई थी। ठंडी हवा के झोंके से वो सिकुड़ कर दोहरी हो रही थी। मैंने अपनी आंखों के सामने एक कंबल देखा, लेकिन मैंने उसे नहीं उठाया। मैं सीधे अपने कमरे में चला गया, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा, आखिर ये लड़की है कौन? न शिकायत, न गुस्सा, बस एक तरफा प्यार और बर्दाश्तगी। क्या ये सच में इतनी कमजोर है, या इसके अंदर कोई ऐसा तूफान छुपा है जिसका मुझे अंदाजा नहीं? मैंने सुबह होते होते ये फैसला किया कि अब मैं इस खामोशी की वजह जानकर रहूंगा। लेकिन जो वजह मुझे मिली, उसने मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। मुझे नहीं पता था कि रागिनी के सीने में एक ऐसा राज दफन है जो मेरे होश उड़ा देगा। दिन बीतते गए। घर के माहौल में अब एक अजीब सी रवानगी आ गई थी। नेहा प्रेग्नेंट थी और उसकी तबीयत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने उसे पूरा बेड रेस्ट बता रखा था। ऐसे में सारे घर की जिम्मेदारी अचानक रागिनी के कंधों पर आ गई। मैंने देखा कि एक 19 साल की लड़की, जो खुद अपनी शादीशुदा जिंदगी की उलझनों में फंसी थी, कैसे पूरे घर को संभाल रही थी। वो सुबह 5 बजे उठती, चाय बनाती, पापा की दवाइयाँ और माँ की फिजियोथेरेपी का ध्यान रखती, नेहा के लिए अलग से खाना बनाती और फिर घर के बाकी काम निपटाती। उसके चेहरे पर थकान साफ झलकती थी, लेकिन उसने कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगी। वो मेरे लिए भी वैसे ही खाना रखती थी जैसे सबके लिए। हमारे बीच कोई बात नहीं होती थी, बस एक ठंडी सी खामोशी का पुल था। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। मेरा सिर दर्द से फट रहा था। मैं सीधे अपने कमरे में गया और बेड पर गिर गया। मुझे तेज बुखार था। शाम को जब रागिनी कमरे में कुछ रखने आई तो उसने मुझे देखा। उसने धीरे से मेरे माथे पर हाथ रखा और तुरंत हटा लिया। वो बाहर गई और एक कप गर्म सूप और दवाई लेकर आई। उसने धीरे से कहा, आपको बहुत तेज बुखार है, ये सूप पी लीजिए और दवाई खा लीजिए। मैंने गुस्से से हाथ झटक दिया और बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो एक पल को चुप खड़ी रही, फिर उसने सूप और दवाई मेरे साइड टेबल पर रख दी और बोली, मुझ पर गुस्सा है तो है, लेकिन अपनी सेहत से दुश्मनी मत निकालिए। और वो चली गई। रात को मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मुझे लगा जैसे मेरा बदन जल रहा है। मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। मुझे हल्का सा एहसास हुआ कि कोई मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा है। मेरा हाथ सहला रहा है। वो हाथ बहुत नरम थे और उनकी छुअन में एक अजीब सी माँ जैसी ममता थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि रागिनी मेरे बेड के पास वाली कुर्सी पर बैठी ऊँघ रही है। उसके हाथ में एक गीला कपड़ा था। मेरे माथे पर पट्टी रखी थी। मैं समझ गया कि वो सारी रात जागकर मेरी देखभाल करती रही है। मेरे अंदर एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। मैंने उसे उठाने के लिए आवाज दी, लेकिन फिर चुप रहा। मुझे लगा शायद ये सब उसका कर्तव्य है, इसलिए कर रही है। लेकिन उस दिन के बाद मेरा उसके प्रति नजरिया थोड़ा बदलने लगा था। मैंने गौर किया कि वो नेहा के साथ कितनी खुश रहती है। दोनों बहनें मिलकर हंसती हैं, कभी कभी गाना भी गाती हैं। लेकिन जैसे ही मैं सामने आता, उसकी हंसी गायब हो जाती और वो सहम सी जाती। मुझे ये बात अब चुभने लगी थी। मैं चाहता था कि मैं भी उस हंसी की वजह बनूं। मैंने तय किया कि अब मैं उससे नॉर्मल तरीके से बात करूंगा। एक रविवार की सुबह जब वो छत पर कपड़े सुखाने गई तो मैं भी पीछे पीछे गया। वो मुझे देखकर घबरा गई और जल्दी से कपड़े टांगने लगी। मैंने कहा, रागिनी, मुझसे इतना डरती क्यों हो? वो बोली, मैं नहीं डरती। मैंने उसकी बाह पकड़ ली और अपनी तरफ घुमाया। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन क्या हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं? उसकी आंखों में पानी आ गया। वो बोली, आप जो भी कर रहे हैं
किसी और मकसद से तो नहीं कर रहे ना? उसके इस सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं सच में बदल रहा था या ये सिर्फ मेरी एक और तरकीब थी? मैंने उसे छोड़ दिया और वापस नीचे आ गया। मैंने शीशे में खुद को देखा। मुझे अपनी ही शक्ल से नफरत हो रही थी। मैं कैसा इंसान बन गया था। एक लड़की जिसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसे मैंने अपने घमंड और गुस्से की भेंट चढ़ा दिया। उस शाम मैंने रागिनी को डिनर टेबल पर अपने पास बैठने को कहा। सब हैरान रह गए। राघव ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, लेकिन रागिनी के चेहरे पर भरोसा नहीं था। उसने धीरे से मेरे पास की कुर्सी पर बैठते हुए भी अपनी कुर्सी थोड़ी दूर खिसका ली थी। मैंने खाना शुरू किया। बीच बीच में मैं उसे देख लेता। वो बहुत धीरे धीरे खा रही थी, जैसे कोई डरा हुआ जानवर। खाने के बाद जब वो किचन में बर्तन साफ कर रही थी, मैंने धीरे से आकर उसके हाथों से प्लेट ले ली और कहा, तुम जाओ, आराम करो, मैं कर दूंगा। वो हक्की बक्की रह गई। उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, अपनी गलतियां सुधार रहा हूँ। उसने मेरी तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देखा और फिर धीरे से बोली, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन दिखावा और भी खतरनाक होता है। उसका ये वाक्य मुझे चुभ गया। मैंने कहा, ये दिखावा नहीं है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। मैं समझ गया कि उसका भरोसा जीतना इतना आसान नहीं है। मैंने एक गहरा खड्डा खोदा था और अब उसे भरने में मुझे बहुत वक्त लगने वाला था। कुछ हफ्तों बाद हमारे घर में एक नई मुसीबत आ गई। पापा का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया और उन्हें लकवा मार गया। घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। राघव का कारोबार घाटे में चल रहा था और मेरी नौकरी अच्छी थी, लेकिन इतनी नहीं कि पूरे घर का खर्चा और पापा का इलाज संभाल सकूं। इस मुसीबत की घड़ी में रागिनी ने जो किया, उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया। उसने अपने सारे गहने निकालकर मेरे सामने रख दिए। वो बोली, इन्हें बेच दीजिए, पापा के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, ये तुम्हारे गहने हैं, तुम्हारी अमानत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो बोली, ये गहने तब तक गहने हैं जब तक परिवार सुरक्षित है। अगर परिवार नहीं बचेगा तो ये सोना चांदी किस काम का। वो गहने बेचकर हमने पापा का इलाज करवाया। रागिनी ने घर का पूरा मैनेजमेंट संभाल लिया। उसने किफायती खर्चा चलाना शुरू किया और साथ ही घर से ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करने लगी। वो सुबह से रात तक एक मशीन की तरह काम करती, लेकिन उसकी आंखों में न कोई शिकवा था, न थकान, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा मजबूत लगती थी। एक रात जब मैं देर से घर आया तो मैंने देखा कि वो अपने कमरे में एक पुरानी सी डायरी में कुछ लिख रही है। मैंने पूछा, क्या लिख रही हो? उसने डायरी बंद कर दी और बोली, कुछ नहीं, बस कुछ हिसाब किताब। मैं समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। मैंने उस रात उसकी डायरी चुरा ली और पढ़ना शुरू किया। उस डायरी ने मेरी जिंदगी बदल दी। यह कोई हिसाब किताब की डायरी नहीं थी, ये रागिनी की दर्द भरी दास्तान थी। मुझे उसमें अपना नाम मिला। उसने लिखा था, अर्जुन मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझे रोज तड़पाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी माँ ने कहा था कि शादी एक बार होती है और पति भगवान का रूप होता है। मैंने तय किया है कि मैं उनका दिल जीत कर रहूंगी। मैं जानती हूँ कि वो बुरे नहीं हैं, बस उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन मैं अपने हिस्से का हर दर्द चुपचाप सह लूंगी, बस भगवान उन्हें खुश रखे। मैं आगे बढ़ता गया। उसने एक जगह लिखा था, आज अर्जुन ने मेरा गला दबा दिया। मुझे लगा शायद मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं मरी नहीं, मैं चीखी नहीं, क्योंकि अगर मैं चिल्लाती तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। और दीदी को राघव जी से बहुत प्यार है। मेरी वजह से उनके घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने एक और पन्ना पलटा। आज अर्जुन को बहुत तेज बुखार था। मैं पूरी रात उनके पास बैठी रही। वो नींद में मेरा हाथ पकड़ रहे थे और अपनी माँ को पुकार रहे थे। शायद उन्हें भी प्यार की भूख है, लेकिन मुझसे नफरत का ऐसा चश्मा लग गया है कि उन्हें मेरा प्यार दिखता ही नहीं। मैं डायरी बंद करके फूट फूट कर रोया। मैंने उस रात तय किया कि अब मैं रागिनी के साथ एक पल की भी बेरुखी नहीं करूंगा। अगली सुबह मैं उसके जागने से पहले उठ गया। मैंने किचन में जाकर उसके लिए चाय बनाई और एक छोटा सा फूल लेकर उसके बेड के पास पहुंचा। जब वो जागी तो मैंने उसके हाथ में चाय का कप और फूल रखा और बोला, रागिनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वो चौंक कर उठ बैठी। उसने कप और फूल को देखा, फिर मुझे देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था। वो बोली, आपको क्या हो गया है? मैंने उसके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है, मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो। रागिनी भी रोने लगी। उसने मुझे उठाया और बोली, आप पति हैं मेरे, अगर आप सच में बदल गए हैं तो मेरी सारी तकलीफें खत्म हो गयी। उस दिन हमने एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोया। घर के कोने कोने में फैली खामोशी अब टूट चुकी थी। मुझे लगा जैसे मैंने एक नई जिंदगी जी ली हो, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। किस्मत को तो अभी कुछ और ही मंजूर था। रागिनी और मेरे रिश्ते में अब एक नई मिठास घुल चुकी थी।
वो अब मुझसे बेझिझक बातें करती, हंसती और मुझे अपने ट्यूशन के बच्चों के किस्से सुनाती। मैं भी ऑफिस से आकर उसके साथ किचन में हाथ बटाने लगा। माँ और पापा ये देखकर बहुत खुश होते। नेहा, जो अब माँ बन चुकी थी, उसका बेटा रोहन अब 2 साल का हो गया था। घर में फिर से रौनक लौट आई थी। पापा की सेहत में भी काफी सुधार हुआ था और वो अब लाठी के सहारे चलने फिरने लगे थे। मैंने रागिनी के सारे गहने वापस बनवा दिए थे और एक दिन सरप्राइज देकर उसे एक नई साड़ी भी दी थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अभी हमारी जिंदगी में खुशियों की दस्तक ही हुई थी कि एक नई आफत ने दरवाजा खटखटाया। एक शाम मैं ऑफिस से घर आ रहा था कि मुझे रास्ते में कुछ गुंडे किस्म के लोग मिले। उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। उनका लीडर एक दबंग किस्म का आदमी था जिसे सब भैरव सिंह कहते थे। वो मेरे भाई राघव के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा, आप कौन होते हैं? वो हंसा और बोला, हम वसूली के धंधे से हैं। तेरे भाई ने हमसे कुछ पैसे लिए थे कारोबार के लिए और अब वो वापस नहीं कर पा रहा है। ब्याज के साथ रकम 50 लाख हो चुकी है और अगर हफ्ते भर में पैसे नहीं मिले तो समझ लो कि ये मकान और तुम्हारी जिंदगी दोनों हमारी हो जाएगी। मैं सन्न रह गया। मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं तुरंत घर पहुंचा और राघव से पूछताछ की। पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब मैंने गुंडों का नाम लिया तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि उसका बिजनेस घाटे में चला गया था और उसने बिना किसी को बताए उन साहूकारों से पैसे लिए थे। अब वो पैसे कई गुना बढ़ गए थे और उसके पास देने की कोई हैसियत नहीं थी। पापा को जब ये पता चला तो उनका ब्लड प्रेशर फिर से हाई हो गया। माँ रोने लगी। घर में कोहराम मच गया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल दी, लेकिन वो काफी नहीं थी। उधर भैरव सिंह की धमकियां बढ़ती जा रही थी। वो दिन दहाड़े घर के बाहर आकर गालियां देता, नेहा और रागनी को देखकर भद्दे कमेंट करता। एक रात जब मैं बाहर गया हुआ था, भैरव सिंह अपने गुंडों के साथ हमारे घर में घुस आया। उसने घर का सामान उलट पुलट दिया, मेरे बूढ़े माँ बाप को धमकाया। रागनी और नेहा डर के मारे एक कमरे में छुप गईं। भैरव सिंह ने राघव को पकड़ लिया और उसे मारने लगा। तभी रागनी अचानक कमरे से बाहर निकल आई। मैं वहाँ नहीं था, लेकिन जब मैंने ये सुना तो मेरे होश उड़ गए। रागनी ने भैरव सिंह को ललकारते हुए कहा था, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग और एक बेबस आदमी को मार रहे हो। तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? भैरव सिंह ने गुस्से में उसके बाल पकड़ लिए और उसे जमीन पर घसीटने लगा, लेकिन रागनी डरी नहीं। वो उठी और बोली, मार ले जितना मारना है, लेकिन याद रख, हर जुल्म की एक हद होती है और जब वो हद टूटती है तो ऊपर वाला देखता है। उसकी हिम्मत देखकर गुंडे भी एक पल को ठगे रह गए। तभी पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया और भैरव सिंह अपने गुंडों के साथ भाग गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने रागिनी के चेहरे पर एक गहरी चोट देखी। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथ छिल गया था। मुझे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, अर्जुन, हमें इस शहर को छोड़ देना चाहिए। ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसे गले लगा लिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा कि ये लड़की, जिसे मैंने कभी बेबस और कमजोर समझा था, आज उसने मेरे पूरे खानदान की इज्जत बचा ली। अगले दिन मैंने भैरव सिंह से अकेले में मिलने का फैसला किया। मैं चाहता था कि ये बात यहीं खत्म हो जाए। मैं उसके अड्डे पर गया। वो एक पुरानी फैक्ट्री में बैठा था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन वक्त चाहिए। वो हंसा और बोला, तू देगा कहाँ से पैसे? तेरी तो नौकरी है। मैंने कहा, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, लेकिन तुम मेरे परिवार को छोड़ दो। वो बोला, ठीक है, मैं तुझे 1 महीने का वक्त देता हूँ, लेकिन अगर पैसे नहीं आए तो तेरी बीवी को उठा लूंगा। वो बड़ी हिम्मत दिखाती है ना? देखता हूँ उसकी हिम्मत का क्या हाल होता है। उसकी ये धमकी सुनकर मेरा खून खौल गया, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू रखा। मैंने अपने बैंगलोर के मकान को बेचने का फैसला कर लिया। रागनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दी। वो बोली, मकान बन जाएगा, लेकिन जिंदगियां नहीं बनेंगी। हम सबको सुरक्षित रहना है। हमने अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया और भैरव सिंह का कर्ज चुकता कर दिया। हम एक छोटे से किराए के मकान में आ गए, लेकिन भैरव सिंह अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे शायद रागनी से कोई निजी दुश्मनी हो गई थी। वो अक्सर मेरी गैर मौजूदगी में मकान के बाहर आकर घूरता रहता। रागनी बहुत डर गई थी। वो रात रात भर जागती और खिड़की से बाहर देखती रहती। एक रात उसने मुझसे कहा, अर्जुन, मुझे लगता है भैरव सिंह कुछ और भी चाहता है। शायद मुझसे बदला लेना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। रागनी अपने ट्यूशन से लौट रही थी, तभी भैरव सिंह ने उसे रास्ते में अगवा कर लिया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे उसका फोन मिला। उसने कहा, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। अगर तूने पुलिस को बताया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और हाँ, तू अकेला आना। मैं पागलों की तरह उसके बताए ठिकाने पर पहुंचा।
वो शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम था। वहाँ पहुंचकर मैंने जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। वहाँ सिर्फ भैरव सिंह नहीं था, वहाँ एक पूरी गैंग थी जो हथियारों से लैस थी। लेकिन उस गैंग का सरगना कोई और था। वो कोई और नहीं बल्कि रागिनी का अपना चचेरा भाई विक्रम था। मैं अवाक था। विक्रम, जो सालों से लापता था और जिसके बारे में सब सोचते थे कि वो विदेश में है, वो इस पूरे जाल का मास्टरमाइंड था। उसने ही भैरव सिंह को राघव को कर्ज दिलवाया था ताकि हमारी जमीन हथिया सके। लेकिन उसकी असली नफरत तो रागिनी से थी। पता चला कि रागिनी के पिता ने उसकी बहन की शादी विक्रम के साथ तय की थी, लेकिन बाद में दहेज की मांग को लेकर रिश्ता तोड़ दिया था। विक्रम ने इसे अपनी बेइज्जती माना और कसम खाई थी कि वो रागिनी की जिंदगी बर्बाद करके रहेगा। उसे पता चला कि रागिनी की शादी मुझसे हो गई है और मैं उसके साथ बुरा व्यवहार करता हूँ, इसलिए उसने योजना बदल दी। वो चाहता था कि रागिनी को मुझसे और ज्यादा तड़पाया जाए। लेकिन जब उसे पता चला कि हमारे रिश्ते सुधर गए हैं तो उसने ये खौफनाक कदम उठाया। रागिनी एक कोने में बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। विक्रम ने मुझसे कहा, देख, तुझे तो मैं जाने दूंगा, लेकिन ये लड़की, ये आज यही मरेगी। मैं इसका चेहरा ऐसा बिगाड़ूंगा कि कोई इसे देख नहीं पाएगा। मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा, मुझे मार दो, लेकिन इसे छोड़ दो। विक्रम हंसा और बोला, तू तो इसे मारता था, आज इसे बचाने आया है? क्या हो गया तुझे? मैंने कहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैंने उससे प्यार करना सीख लिया है और प्यार के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। तभी रागिनी चिल्लाई, अर्जुन, जाओ यहाँ से, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। विक्रम ने अपनी बंदूक मेरी तरफ तान दी। मैंने रागिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए ढेर सारा प्यार और एक अजीब सा संतोष था। तभी अचानक बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आई। रागिनी ने चुपके से अपने फोन की लोकेशन पुलिस को भेज दी थी। विक्रम और भैरव सिंह घबरा गए। पुलिस ने चारों तरफ से गोदाम को घेर लिया। कुछ देर की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सभी गुंडों को दबोच लिया। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। मैंने दौड़कर रागिनी को खोला और उसे गले लगा लिया। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बिलख बिलख कर रो पड़ी। उसकी सिसकियां मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस हादसे के बाद हमने बैंगलोर छोड़ने का फैसला कर लिया। हम पुणे शिफ्ट हो गए, जहां मेरी एक नई नौकरी लग गई थी। राघव और नेहा भी हमारे साथ आ गए। पापा का इलाज अब पुणे के एक बड़े अस्पताल में होने लगा। हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। रागिनी ने पुणे में भी अपना ट्यूशन का काम शुरू कर दिया। उसके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि देखते ही देखते उसके पास बहुत सारे बच्चे आने लगे। वो अब सिर्फ घर की रागिनी नहीं रही थी, बल्कि पूरे मोहल्ले की रागिनी दीदी बन गई थी। हमारी जिंदगी अब पटरी पर आ गई थी। मैं रोज ऑफिस से आता तो रागिनी के साथ किचन में खाना बनाता, उसे खिलाता और फिर हम दोनों छत पर बैठकर घंटों बातें करते। एक दिन उसने मुझसे पूछा, अर्जुन, अगर वो सब कुछ नहीं हुआ होता, अगर विक्रम नहीं आता, तो क्या तुम कभी मुझसे प्यार करते? मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था रागिनी, बस मुझे एहसास नहीं था। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी बर्दाश्तगी, तुम्हारी ताकत, यही तो प्यार था। मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। उसकी आंखें भर आईं। 1 साल बाद रागिनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हमने उसका नाम उम्मीद रखा। उम्मीद बिल्कुल अपनी माँ की तरह नटखट और खूबसूरत थी। जब मैंने पहली बार उसे अपनी गोद में लिया तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने रागिनी को देखा जो बेड पर लेटी मुस्कुरा रही थी। उस वक्त उसके चेहरे पर जो सुकून था वो मेरी सारी दौलत था। मैंने सोचा, कैसे एक मासूम सी लड़की ने मेरी इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ कर दिया? कैसे उसने मेरी नफरत का जवाब प्यार से दिया? मैं उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकता। समय बीतता गया। उम्मीद अब 5 साल की हो गई है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। सुबह सुबह रागिनी ने आंखें खोली तो मैंने उसे एक लाल गुलाब दिया और कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। वो मुस्कुराई और बोली, पागल, इतनी सुबह कौन गुलाब लेकर आता है? मैंने कहा, वो पागल जिसने एक बार अपनी पत्नी को खो दिया था और फिर उसे वापस पा लिया। उम्मीद हमारे बीच आकर कूदने लगी। उसने कहा, पापा, मम्मा, आज हम कहाँ घूमने जाएंगे? मैंने उसे गोदी में उठा लिया और कहा, जहाँ मेरी दोनों रानियां कहेंगी। शाम को हम एक पार्क में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो चुका था। उम्मीद वहाँ झूले झूल रही थी। रागिनी ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, अर्जुन, जिंदगी कितनी अजीब है ना? हमने एक दूसरे को खोने के बाद पाया। मुझे लगता है दर्द के बिना प्यार की कीमत नहीं समझ आती। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो शादी के पहले दिन देखी थी। मैंने कहा,
रागिनी, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। मैं अगर कुछ भी अच्छा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो शर्माकर मेरे कंधे पर सिर रख दी। दोस्तों, जिंदगी एक अजीब सा सफर है। हम सब गलतियां करते हैं। मैंने भी की। मैंने एक बेवजह के गुस्से में अपने रिश्ते को लगभग तबाह कर दिया था। लेकिन रागिनी ने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब सिर्फ खुशियां नहीं होती, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना ही असली प्यार है। उसने मुझे अपने आंसुओं से ये सिखाया कि बदले की आग में खुद भी जलना पड़ता है और माफी के आंसुओं से हर घाव भरा जा सकता है। हमारा ये सफर एक अनचाही शादी से शुरू हुआ था, लेकिन आज हमारा रिश्ता एक मजबूत पहाड़ की तरह है जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकता। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिसे आपने गलती से दुख पहुंचाया है, तो आज ही माफी मांग लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता हो, बस आपको उसकी खामोशी की आवाज सुनाई नहीं दे रही हो। शादी सिर्फ दो जिस्मों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन है, इसका सम्मान कीजिए। और हाँ, जो भी हो, बुरे वक्त में अपने रिश्तों को मत छोड़िए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही तो सूरज निकलता है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या मैंने शुरुआत में रागिनी के साथ जो व्यवहार किया वो गलत था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों की राय का इंतजार करूंगा। अगर आपको हमारी आज की ये इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी और की जिंदगी भी बदल दे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाइए और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। नमस्ते।